अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में कोयटा के इलाके संजीदी डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसकी वीडियो वायरल हुई और FIR और बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक ये वीडियो मुल्ज़िमान ने ही सोशल मीडिया पर वायरल की। वीडियो में नज़र आ रहा है कि मुसल्लह अफराद एक खातून और एक मर्द को बेरहमी के साथ गोलियाँ मारकर कत्ल कर देते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस वाक़े का नोटिस लिया और फिर इस वाक़े की FIR दर्ज की गई है। FIR ज़िला कोयटा के थाना हन्नाउड़क में दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक ये वाक़या ईद उल अज़हा से संजीदी डिगारी के इलाके में पेश आया। कत्ल होने वाली खातून बानो बीबी और कत्ल होने वाले मर्द की शनाख्त एहसानुल्लाह समलानी के नाम से हुई है। FIR में 8 मालूम और 15 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक ये अफराद 3 गाड़ियों में दोनों मक़तूलीन को सरदार शेरबाज खान के पास फ़ैसले के लिए ले गए थे। सरदार ने फ़ैसले में बानो बीबी और एहसानुल्लाह को कारोकारी का मुर्तकब ठहराया और इनको कत्ल करने का फ़ैसला सुनाया और इसी फ़ैसले की बुनियाद पर बानो बीबी और एहसानुल्लाह को संजीदी मैदानी में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान वाक़े की वीडियो बनाते रहे। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर 35 दिन बाद इन्हीं अफराद में से किसी ने वायरल की। मुल्ज़िमान ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके आवाम में खौफ व हरास फैलाया। आज मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि रियासत हमेशा मज़लूम के साथ रही है और इस केस में भी रियासत उन दोनों मज़लूमों के साथ है जिनका बहिमाना कत्ल किया गया है। जब ये वाक़या मेरे नोटिस में आया सोशल मीडिया के तवसत से और मैंने उस पर फ़ौरन नोटिस लिया, IG पुलिस को ये हुक्म दिया आपने 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना है और अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली 1 और फिर लेटर ऑन 11 और लोग जो हैं वो इस केस में अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं। मज़ीद गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में इन कातिलों के साथ इतनी सी भी हमदर्दी रखती है। रियासत हमेशा मज़लूम के साथ रही है, रियासत इस केस में भी उन 2 मज़लूमों के साथ रहेगी जिनका बहमाना कत्ल किया। ये कबायलियत नहीं है, ये जहालियत है। तो जहालियत और कबायलियत में फ़र्क जो है वो हमें करना है। हम इसको सिर्फ एक कबायली वाक़या करके हम इसको जब टेस्ट केस बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को बहुत हद तक इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वाक़े की मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म हाउस के एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राबिता किया और कहा कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाएँ। इसके अलावा आज चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी खातून और मर्द के कत्ल के वाक़े का नोटिस लिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को 22 जुलाई यानी कल तलब कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बलूचिस्तान के इलाके संजीदी डिगारी में कत्ल होने वाली खातून और मर्द की कब्र कुशाई का हुक्म दिया है। पुलिस सर्जन के मुताबिक दोनों मक़तूलीन का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के मुताबिक खातून को 7 गोलियां लगी और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। कत्ल का वाक़या 4 जून को पेश आया। साथ ही आज पुलिस ने केस के अहम मुल्ज़िम सरदार शेरबाज को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िम सरदार शेरबाज को 2 दिन के रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया है। मुल्क में गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात सामने आते रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के आदाद व शुमार के मुताबिक 2024 में गैरत के नाम पर 531 अफराद का कत्ल किया गया। इससे पहले 2023 में गैरत के नाम पर 490 अफराद का कत्ल किया गया, जबकि 2022 में 520 अफराद गैरत के नाम पर कत्ल किए गए, जिनमें से अक्सरियत ख़वातीन की है। इस बारे में ही हम बात करेंगे बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद से। शाहिद साहब, एक तो अब तक क्या इक़दाम किए हैं कुछ वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बताया, मज़ीद उसके बाद क्या हुआ है उसकी भी तफसील बताइएगा। और ये कि अब 4 जून का ये वाक़या है, 1.5 महीना हो चुका है, जहां हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है जब उससे सवाल किया जाता है तो अक्सर ये रद्दमल भी आता है कि सवाल करने वाले पर भी हुकूमत तनकीद कर देती है। तो मीडिया का काम इस वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट करना बिल्कुल होगा, लेकिन जिसके पास हुकूमत है, जिसके पास इक़्तिदार है, जिसके पास ताकत है, वो हुकूमत में होते हुए मीडिया से कैसे गिला कर सकते हैं कि उन्होंने इस वाक़े की रिपोर्ट हुकूमत तक नहीं पहुँचाई? थैंक यू जुनैद फॉर हैविंग मी इन योर शो। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोई ऐसा शिकवा मीडिया से नहीं किया कि ये मीडिया ने इसे रिपोर्ट नहीं किया या हमारे इल्म में नहीं लाई। जुनैद, आपके भी इल्म में है और इस तरह की जिरगों का इनकाद सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध हर जगह पे होता है और उसमें फैसले भी होते हैं, उन पर अमल दरामद भी होता है।
हमारा पहले दिन से जब ये वीडियो सरफेस हुई, वजीर आला बलूचिस्तान ने इसका नोटिस लिया और आईजी को वाज़े जो हिदायत थी वो ये थी कि इस वाकये में जो मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और उसके लिए सिर्फ 24 घंटे की जो है वो मोहलत दी गई। जुनेद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। 24 घंटे की मोहलत दी गई और 24 घंटे के अंदर जिन 20 अफराद को नामजद किया गया है FIR में, जिनमें कुछ नामालूम है और कुछ मालूम है, उनमें से 13 अफराद को हुकूमत गिरफ्तार कर चुकी है। जुनेद, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ कि रियासत इस कत्ल को, सूबाई हुकूमत इस कत्ल को खुली सफाकियत और बर्बरियत करार देती है और हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीट करके अदालत में पेश करना है। सजा देना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के इख्तियार में नहीं है। सारे मामले में सजा जो है वो अदालत ने देनी है। अदालत जो भी इस मामले में सजा मुकर्रर करेगी, हुकूमत बलूचिस्तान उस पर अमल दरामद की पाबंद। अब शायद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का जनवरी 2019 में ये हुक्म जारी किया जा चुका है कि जिरगे की तरफ से जो मतवाजी अदालती निज़ाम है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, उसको किसी तरह से भी कानूनी तस्लीम नहीं किया जा सकता। हुकूमत बलूचिस्तान का ऐसे जिरगों के इनकाद और इन जिरगों में शामिल अफराद के खिलाफ क्या मौक़िफ़ है, क्या पोजीशन है बलूचिस्तान हुकूमत की? अच्छा जुनेद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। गुज़िश्ता रोज जब ये वीडियो सरफेस हुई, अब से कोई 24-36 घंटे पहले, तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं ये बात कर रहा हूँ, जिरगा सिस्टम या ट्राइबल सिस्टम को डिफेंड करना होता तो उस वीडियो में वो कबायली जो सरदार हैं जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, जिन्हें अदालत में पेश कर दिया गया है, सरदार शेरबाज सातकजई, उनको कहीं पर भी आप अगर उसको एग्जामिन कर ले वीडियो को, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो हम उन्हें FIR में नॉमिनेट ना करते, हम उन्हें सेफ पैसेज देते। लेकिन इस मामले पे वजीर आला बलूचिस्तान बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ ले चुके हैं कि पॉलिटिकल और ट्राइबल कोई भी प्रेशर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए जो गोली चलाने वाले अफराद हैं उनको नामजद किया गया, उनके साथ साथ जिन्होंने जिरगे का इनेकाद किया, जिन्होंने फैसला किया, उन पर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं है। उन पर यह इल्जाम है, साबित होने की स्टेज अदालत में रहती है, लेकिन इल्जाम की हद तक, मुल्जिम की हद तक हुकूमत ने उन्हें मुकदमे में नामजद किया है। उन्हें तहकीकात के एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। शाहिद साहब, क्या इस मौके पर इस बात की भी तहकीकात करने का फैसला किया गया है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इस वाक़े का पुलिस हुकाम, मकामी इंतज़ामिया में से किसी को इल्म हो और इस बारे में उन्होंने रिपोर्ट ना किया हो, कोई कार्रवाई ना की हो, कोई एक्शन ना लिया हो? क्या ये मुमकिन है? चूँकि ये कोई बहुत ही मामूली दूर दराज 1 या 2 लोगों की मौजूदगी का वाक़या नहीं था, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे जो इस कत्ल किए जाने के वक्त ये सब कुछ देख रहे थे। क्या ये मुमकिन है कि मकामी इंतज़ामिया और पुलिस को इस वाक़े का इल्म हो जिस वक्त ये वाक़या हुआ और उन्होंने कोई कार्रवाई ना की हो? जुनेद, देखें, 2 तरीक़ेकार होते हैं जो पाकिस्तान के लीगल एंड जुडिशल सिस्टम में हम देखते हैं। किसी वाक़े की सूरत में कोई एक फरीक आके रिपोर्ट करता है, या फिर पुलिस को स्पेशल ब्रांच या जो क्राइम्स ब्रांच होती है उनकी तरफ से जो DSRs आती हैं उसमें इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, चाहे वो हादसात हों, कोई भी ऐसा वाक़या हो। बज़ाहिर जो अभी तक शवाहिद हमारे सामने, दोनों फैमिलीज ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। पुलिस की जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से इलाके के जो DSP हैं, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने हिदायत की IG पुलिस को कि उन्हें सस्पेंड किया जाए कि उनके इलाके में, उनकी जुरिस्डिक्शन में ये कार्रवाई हुई। ये कैसे हो सकता है कि पुलिस को इस बात का इल्म ना हो? इस वक्त वो ऑफिसर अंडर सस्पेंशन है, उनके खिलाफ भी तहकीकात होंगी और अगर कोई ऐसे शवाहिद मिले कि ये मामला उनके इल्म में था और उन्होंने किसी के कहने पर, किसी के दबाव में, कि इंटेंशनली इसको दबाने की कोशिश की है, तो उनके खिलाफ भी हम वैसे ही कार्रवाई करेंगे जैसे इस सफाकियत और बर्बरियत के साथ कत्ल करने वालों के खिलाफ कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अब 4 जून का वाक़या और अब 21 जुलाई तक बात पहुंच गई है। शायद साहब कुछ तो तशवीश हुई होगी हुकूमत को, वज़ीर आला को, उनकी टीम को कि इतने अरसे तक कानून नाफिज करने वाले इदारे के किसी भी ज़िम्मेदार फ़र्द को, हुकूमत के किसी फ़र्द को मालूम ही नहीं था इस घिनौने जुर्म के बारे में। जुनेद, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मुतल्लिका जो एरिया के पुलिस के DSP हैं उनको सस्पेंड इसलिए किया गया है कि इस बात का तयन किया जाए, जो मेरा लास्ट वर्ड था अगर आपने गौर से सुना हो, कि हमें इस बात का तयन करना है क्या ये उनके इल्म में ही नहीं था
या आया उनके इल्म में था, उन्होंने किसी प्रेशर के नतीजे में इंटेंशनली जो है ना इस मामले को छुपाने की कोशिश की है, और अगर ऐसे कोई शवाहिद मिले तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अच्छा, इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से, उसमें बहुत से चैलेंजेस है। बेशतर दहशतगर्दी वाक़यात हुए हैं, बसेस पर फायरिंग की गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ ऑपरेशन करती हैं, उसमें भी दहशतगर्द जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उसमें जानी नुकसान हो रहा है। इस्लामाबाद में भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद धरना दिए बैठे हैं। इस वक्त काफ़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है हुकूमत बलूचिस्तान के लिए। हिकमत अमली क्या है अमन कायम करने के लिए सूबे में इस वक्त? चूँकि कोई एक वाक़या नहीं है, एक के बाद दूसरा वाक़या होता है, कुछ दिन गुजरते हैं फिर एक वाक़या होता है। कोई इलाका भी ऐसा तस्वुर नहीं किया जा सकता कि बलूचिस्तान में जो महफूज हो, जहाँ पर दहशतगर्दी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा हो लोगों को। इस वक्त हिकमत अमली क्या है हुकूमत बलूचिस्तान की? मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा कि आप मुझे वक्त दीजिएगा। जुनैद, इस वक्त बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हमें उसमें एक जो है रेज नज़र आ रहा है। क्या ये पहली बार है? ऐसा नहीं है। ये हर उस वक्त जब किसी भी लम्हे, किसी भी चंद सालों तक रियासत ने, सूबाई हुकूमतों ने अपीजमेंट की पॉलिसी ली हो, अपीजमेंट की पॉलिसी के नतीजे में दहशतगर्द ग्रुपों ने रीग्रुप किया हो, स्ट्रेंथेंड हुए हो और फिर उन्होंने रियासत पर हमला किया हो। उसकी छोटी सी मिसाल आप ये देख सकते हैं कि 2008 का इलेक्शन अगर आप उठाते हैं तो बलूचिस्तान का पुरअमन तरीन इलेक्शन जो है ना 2008 का था। उसके बाद 2008 के बाद फिर एक अपीजमेंट की पॉलिसी ली गई। उसके नतीजे में जब दोबारा दहशतगर्दी ने सर उठाया तो 2013 में काइनेटिक ऑपरेशंस को बढ़ाया गया, जिसके नतीजे में 2018 में फिर उसमें थोड़ा सा ट्रिकल डाउन 2018 तक हमें नजर आता है कि दहशतगर्दी पे काबू आया। लेकिन 2018 में जैसे खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के केस में अपीजमेंट की पॉलिसी ली गई, वैसे ही बलूचिस्तान में चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में फितनाउल खवारिज के लिए अलल ऐलान ये पॉलिसी ली गई, बलूचिस्तान में गैर ऐलानिया तौर पे ये रिलीफ दिया गया 2018 में जो गवर्नमेंट थी उनकी जानिब से। तो उसके नतीजे में इन तमाम अनासिर को, दहशतगर्द ग्रुपों को हैवी रिक्रूटमेंट करने का मौका मिला, उनको रीग्रुप होने का मौका मिला। 2018 वाले टेन्योर में बलूचिस्तान में एक ऐसे वजीर आला भी रहे जिन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली आईजी पुलिस को यह हिदायत करके कहा कि ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, जो उन मिलिटेंट तंजीमों के लिए सॉफ्ट फेसेस बनते हैं, ये हमारे बच्चे हैं। जब ये रवैये हमारे रहे हों और काउंटर टेररिज्म को डील करने के, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम काउंटर टेररिज्म कर पाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। और माजी में 2 दहाइयों से जिस सूबे में दहशतगर्दी हो, उस सूबे में काउंटर टेररिज्म की कोई पॉलिसी ना हो। पहली मर्तबा सूबाई हुकूमत ने अपना प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया है। 3 से 4 मरहलों में इसने मुकम्मल होना है। अभी पहले मरहले पर हमने काम का आगाज किया है, तो उसके बाद हमें वो चीखो पुकार सुनाई दे रही है कि पहली मर्तबा जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो सारे काम उन्हें करने पड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में, जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों में उन्होंने कभी भी पॉलिटिकल ओनरशिप ना होने की वजह से नहीं किए थे। तो अब इस वक्त क्या इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से? ये कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि अमन कायम हो सके, दहशतगर्दी के वाक़यात ना हो सूबे में? देखें, इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो पुलिस का जो है, पुलिस और लेवीज 2 अलग-अलग निजाम डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद थे। लेवीज का पुलिस में मर्जर पहले 3 डिवीजन्स में कर रहे हैं और अगले 3 डिवीजन 3 से 4 महीने के बाद होंगे। और उसके अलावा जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है बलूचिस्तान पुलिस का, सीटीडी, उसे पहली मर्तबा फेडरल गवर्नमेंट के बजट में उसके लिए 10 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है, जो कि सीटीडी को न सिर्फ गैजेटरीज की परचेजिंग में मदद करेगी, बल्कि इन्हीं जो सीटीडी के जवान हैं, जो नए रिक्रूट होंगे, जो नए विंग्स रेज होंगे, उनकी तरबियत पर ये पैसे खर्च होंगे। तो इस वक्त लेवीज और पुलिस का जो मर्जर है और उसके साथ साथ जो सीटीडी की ट्रेनिंग है, इसमें हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इसके साथ ये हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान है। शॉर्ट टर्म प्लान में इस वक्त भी ज्वाइंट चेक पोस्ट बनाई गई हैं और किसी भी वाकये की सूरत में तमाम स्टेक होल्डर्स एक रूफ के नीचे बैठ के उसको देखते हैं कि कहां पर क्या गलती हुई है और अगली किसी भी सूरत हाल में उस गलती को ओवरकम किया जाए। शाहदरीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। तकरीबन 1.5 साल की ताखीर के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया है। ख़ास बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सेनेट में सीटों की तकसीम के तयशुदा फार्मूले के मुताबिक ही नताइज आए हैं। गैर रत्नी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ख़वातीन के नशिस्त पर PTI की रुबीना नाज 89 वोट लेकर कामयाब हो गई, जबकि ख़वातीन की दूसरी नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद 52 वोट लेकर कामयाब हुई हैं।
इसके अलावा टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार आजम स्वाति 89 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि टेक्नोक्रेट की दूसरी नशिस्त पर जमीयत उलमा इस्लाम के दिलावर खान 54 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इसके अलावा 7 जनरल नशिस्तों में से 4 पर PTI और 3 पर अपोजिशन के अरकान कामयाब हुए हैं। PTI के मुराद सईद ने 26 और PTI के फैसल जावेद ने 22 वोट लिए, जबकि PTI ही के नूरुल हक कादरी और मिर्ज़ा अफरीदी ने 21 वोट्स हासिल किए। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के नियाज़ अहमद ने 18, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद ने 17 और JUFA के उम्मीदवार अताउल हक दरवेश ने 18 वोट हासिल करके जनरल नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। सेनेट इंतखाबात तो हो गए और गैर हतमी नताइज भी मौसूल हो गए, मगर इस दौरान PTI के अंदरूनी इख्तलाफात आखिरी वक्त तक बरकरार रहे और ये इख्तलाफात कई कोशिशों के बाद भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सके। सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के हवाले से PTI के अंदर से सवाल उठाया जाता रहा कि इमरान खान ने किन अफराद को सेनेट इंतखाब लड़ने की मंजूरी दी, क्योंकि इस हवाले से मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की गुज़श्ता हफ्ते जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दी है। फिर उसके बाद हफ्ते को PTI की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पार्टी के हद में उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दी गई और बाकी उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने का कहा गया, मगर PTI के नाराज़ रहनुमाओं ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया और फिर मुसलसल कोशिशों के बाद इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन और वक्कास औरकज़ई दस्तबरदार हो गए, मगर खुर्रम जिसान ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। जिसके बाद आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई और वो अफराद कामयाब हुए जिनके नामों की मंजूरी सियासी कमेटी ने दी। साथ ही ये इल्ज़ाम भी सामने आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की फहरिस्त बानी PTI से छुपाई गई और इसमें रद्द-बदल किया गया। PTI के सीनियर रहनुमा आतिफ खान ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि PTI खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सेनेट इंतखाबात के लिए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को भेजे गए नामों की फहरिस्त इमरान खान तक नहीं पहुँची। आतिफ खान की जानिब से शेयर किए गए PTI खैबर पख्तूनख्वा के 15 जुलाई के एलामिये में जिन नामों की सेनेट इंतखाबात के लिए तजवीज़ दी गई थी, उनमें जनरल नशिस्तों के लिए मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद, खुर्रम ज़ीशान और अज़हर मशवानी का नाम शामिल है, जबकि टेक्नोक्रेट नशिस्तों के लिए नूरुल हक कादरी और आज़म खान स्वाति का नाम शामिल है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर हलबर्दारी का मरहला मुकम्मल होने के बाद अब ये मामला अदालतों तक पहुँच गया है। कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान की हलबर्दारी होनी थी, मगर असम्बली का इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही की गई और कोरम पूरा न होने पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखकर किसी शख्स को हल्फ लेने के लिए नामजद करने को कहा, जिसके बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हल्फ लेने के लिए नामजद कर दिया था। उसके बाद हलबर्दारी का अमल मुकम्मल हो गया, लेकिन अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में अरकान की हलबर्दारी को चैलेंज कर दिया। साथ ही वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 255 के तहत ये चीफ जस्टिस की आइनी जिम्मेदारी है कि जब वो शख्स जिसने हल्फ लेना है वो हल्फ ना ले या तातुल पैदा करे तो वो किसी और को इसके लिए नामजद कर दें। आइन के आर्टिकल 255 के तहत ये चीफ जस्टिस की आइनी जिम्मेदारी है कि जब वो शख्स जिसने ये ओथ एडमिनिस्टर करना था मखसूस नशिस्तों के अरकान को, अगर वो ओथ नहीं लेते या उसमें किसी किस्म का तातुल पैदा करते हैं तो वो अपॉइंट कर दें। आपने देखा माजी में क्या होता रहा कि किस तरह चीज़ों को रोक दिया जाता था, और ये भी जो सेनेट के इलेक्शन पिछली दफ़ा नहीं थे हो सके, ओथ ना होने की वजह से नहीं थे हो सके, तो उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की है 255 के तहत। ये उनका इख्तियार नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो करें, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। आप असम्बली का इजलास बुलाते हैं डिफीट करने के लिए चीज़ों को, फिर आप कोरम की निशानदेही करवा के उसको फारिग कर देते हैं ताकि इलेक्शंस ना हो सके, तो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का मरहला तो मुकम्मल हो गया, मगर PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। इसी हवाले से हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात खुर्रम ज़ीशान से, जिन्होंने पार्टी क़यादत के कहने के बावजूद दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया था। खुर्रम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपका मौक़िफ़ क्या ये है कि जिस तरह से फैसले किए गए हैं सेनेट की नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए, वो बानी PTI के फैसलों और उनके हुक्म के बरक्स ये सब कुछ किया गया है, उनकी मर्जी, उनका फैसला इसमें शामिल नहीं था क्या? बहुत शुक्रिया। पहले तो ये हमें देख लेना चाहिए कि इमरान खान साहब की अभी तक की उनकी पॉलिसी क्या रही है। वो मज़ाहमत का हमें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब बल्कि जिन पार्टी से ये इलेक्शन हमारा था उन पे तो खान साहब बहुत हमेशा से उनका एक क्लियर मौक़िफ़ है कि मैं इनसे बात भी नहीं करना चाहता।
तो जब उन लोगों से बात भी नहीं करना चाह रहे तो किस तरह से ये बात हुई कि उनके साथ बंद कमरों में बैठ के आप डील्स करें जब नशिस्तों की ये बात आए। तो बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की मर्जी इसमें शामिल नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इसमें उनको ये बताया गया कि हम ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। और बाकी जहां तक ये है, उसूली तौर पे भी ये बात गलत है कि आप पाकिस्तान की अशराफिया चंद सरमायादार 4-6 लोग इकट्ठे होकर बंद कमरों में कुछ ताकतवरों के हुक्म के मुताबिक आपस में बंदर बांट करें और ये पाकिस्तान की जो बाकी अवाम है उसको भेड़ बकरियों की तरह आंख दें एक साइड पर कि आप इधर हो जाए, पैसे ले लें, वजारत ले लें, ये कर लें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पाकिस्तान के आम लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो जिन नामों को हम देख रहे हैं इस फहरिस्त में, मुराद सईद साहब हैं, फैसल जावेद हैं, आजम स्वाति हैं, ये सब तो तहरीक इंसाफ में तवील अरसे से शामिल हैं, बानी PTI से मिलते भी रहे हैं। आजम स्वाति साहब तो जेल में भी मुलाकातें करते रहे हैं। तो फिर कौन है वो अफराद जिनसे आपका इख्तलाफ है, जिनके ऊपर आप उन्हें अशराफिया कहते हुए तनकीद भी कर रहे हैं? क्योंकि सारी पार्टी तो एक तरफ नज़र आई, उन्होंने ये फैसले किए और उन फैसलों पर कायम भी रहे। बैरिस्टर गौहर ने भी इससे मुतालिक बयान जारी किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कि सूबे के वज़ीर आला हैं और उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, वो भी बानी PTI से मुलाकातों में शामिल रहे हैं। तो फिर वो कौन से अफराद हैं जिन पे आप तनकीद कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो फैसले नहीं हो सके जो कि बानी PTI के हुक्म के मुताबिक होने चाहिए थे? जी देखिए, मैं तो नामों को तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं तो नामों की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए था। मेरा विड्रॉ करने ना करने का फैसला सिर्फ इसलिए था कि मैं नहीं चाहता था कि बिला मुकाबला ये लोग जो है तो मुंतखब होके आ जाएं। इलेक्शन है, इलेक्शन होना चाहिए, आप मुंतखब हों, वोट लें और फिर आए। बाकी जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, यकीनन ये PTI के स्टालवॉर्ट्स हैं, हम इनकी दिल से कदर करते हैं। मुबारकबाद भी सबको, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन काम करने की हिम्मत और तौफीक दे। लेकिन बात वही है कि उसूल की बात है, आप बिला मुकाबला बंदर बांट नहीं कर सकते कभी भी। बाकी जहां तक नामों की बात है, मामूली बात है। मेरा मकसद कोई सेनेट पेनेट की सीट नहीं है, ये मामूली चीजें हैं, कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें। नहीं, लेकिन फिर मिर्ज़ा आफरीदी साहब से ही सबका इख्तलाफ है, तो वो तो 2018 में इलेक्शन जीतने के बाद PTI का हिस्सा रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी थे, तब सब PTI के अफराद को उन पर कोई एतराज़ नहीं था। देखें, अब वो मेरी पार्टी के सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं और मैंने आपको कहा है कि देखें, मैं किसी बंदे पे जाती उसकी जात के हवाले से मैं बात नहीं करूंगा। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि वो बेहतरीन काम करें जो हमारे मुल्क के, इस मुल्क के लोगों के, खान साहब के विजन के मुताबिक हो। लेकिन उसूल की जहां बात आती है कि सरमायादार या ऐसे लोग जो पार्टी छोड़ चुके हों, आप मतलब किस तरह से ऐसे लोगों को, वो लोग फिर क्या करें जो पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, जो नजरिया लेकर चल रहे हैं, जो बयानियां लेकर चल रहे हैं। तो ये बात इतनी सादा नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि सेनेट की एक सीट की बात है। ये मेरी अगर कोई इसमें आप रेजिस्टेंस कह लें अगर इसमें आई है तो उसकी वजह कोई जाती बात है ही नहीं। ये तो कांटों का हार है, ये पौधे वगैरह, लोग पता नहीं क्यों इनके लिए इतने खुश होते हैं। लेकिन ये तो एक जिम्मेदारी होती है जिसको अगर ना निभा पाए बंदा तो अपनी नजरों में बंदा खुद मशकूक हो जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट, आप इसको बंदरबाट कह रहे हैं और अशराफिया के किरदार पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमात के लोग और दीगर जमात के जो अफराद हैं उन्होंने तो इसको एक ऐसा अमल करार दिया है जिससे हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका, जिससे लेन देन नहीं हुआ, जिससे पैसा नहीं चला, जो माजी में तहरीक इंसाफ के लिए भी चलता रहा और उस पर तनकीद भी होती रही और खैबर पख्तूनख्वा की भी बहुत बदनामी हुई। खैबर पख्तूनख्वा में की असेंबली में जो कुछ होता रहा उसकी वजह से। जी, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग एतराफ कर रहे हैं कि बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग होनी थी। आपको पता था कि MPs बिकने वाले हैं, आपको पता था कि बहुत सारे लोग नाराज हैं, आपको पता था कि पैसा इसमें चलना है, तो फिर आपने उस गंद पे पर्दा क्यों डाल दिया? उसे आपने कारपेट के नीचे क्यों धकेल दिया? उस धकेलने से क्या वो गंद गायब हो गया? नहीं, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। आपने एक्सपोज क्यों नहीं किया ऐसी काली भेड़ों को? ये आप तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए कह रहे हैं? मैं सबके लिए कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं। इक़्तिदार तो तहरीक इंसाफ के पास है खैबर पख्तूनख्वा में। जी, तो बिल्कुल वो भी शामिल है और उनके साथ ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है, ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है। अंडरस्टैंडिंग तो दो लोगों के बीच में होती है ना, दो पार्टीज के बीच में होती है, तो दोनों इसमें शामिल हैं। जिसने भी ये फॉर्मूला तय किया था, जिसने भी ये बंदर बांट की थी, गठजोड़ किया था,
खुरम साहब, आतिफ खान साहब कह रहे हैं कि जो एक ओरिजिनल फहरिस्त तैयार की गई थी जो बानी पीटीआई तक पहुंचाई जानी चाहिए थी वो उन तक नहीं पहुंचाई गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखें, उसका जिम्मेदार सीधी सी बात है, इस वक्त अगर पार्टी में इतनी कंफ्यूजन फैली हुई है। देखें, इसमें मैं आपको क्लियर एक बात कर दूं कि मेरा पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं, मेरा किसी से ना कोई गिला है ना शिकायत है। एक उसूल की बात है, एक फैसले पे मैंने पार्टी से इख्तिलाफ किया, वो भी अपनी जात के लिए नहीं, उसूल की खातिर और नजरिए की खातिर। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये सारी है कम्युनिकेशन खान साहब के साथ बंद होने की वजह से सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। और कम्युनिकेशन कौन बंद कर रहा है? एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, ठीक है। तो क्लियरली ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आती है, उन्होंने ये कंफ्यूजन फैलाई हुई है, वो इस कंफ्यूजन को मजीद हवा देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये उनकी ख्वाहिश हम पूरी नहीं होने देंगे। हमारे आपस में जमहूरी पार्टी है, हमारे इख्तिलाफ भी होंगे फैसलों पर, लेकिन जहां पर बात खान साहब की आएगी पूरी की पूरी पार्टी हमेशा एक रहेगी। तो खुरम जान साहब, ये बैरिस्टर सैफ, अली अमीन गंडापुर साहब, आजम स्वाति साहब, बानी पीटीआई की बहनें, वो फिर उनसे कैसे मुलाकात करती हैं अगर आप कह रहे हैं कम्युनिकेशन ही नहीं होती तो? जी बिल्कुल, मैं बताता हूं आपको कैसे मुलाकात करते हैं। बैरिस्टर सैफ का नाम था जब लास्ट मुलाकात हुई थी, 1.5 घंटे की मुलाकात कैसी हुई उनकी? कौन करवा सकता है ये मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट के अलावा? ठीक है, बहनें जाती हैं, उन्हें 5-10 मिनट भी नहीं मिलने दिया जाता। उसमें क्या बंदा बाहर के इतनी डेवलपमेंट्स पे क्या खान साहब को ब्रीफ करेगा? कोई जाती भी मसले मसाइल होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, 5-10 मिनट में क्या बताएंगे वो? खान साहब को लाइव रखा गया है, ठीक है। दूसरा, खान साहब को लाइन भी रखा गया है, उनके पास बहुत महदूद इंफॉर्मेशन जा रही है, और जो वहां से चीजें बाहर आ रही हैं वो भी बड़े डुबियस तरीके से, बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है। उनकी बहनें आकर जो बात करती हैं तो उन पे लोग एतमाद करते हैं, बाकी तो आपको पता है कि एक झूठ, फितने और फरेब का दौर। तो खुरम जान साहब, जो वजीर आला हैं सूबे के, ये हुकूमत के सरबराह हैं तहरीक इंसाफ के, वही पूरी बात नहीं पहुंचा सकते इमरान खान साहब तक, तो फिर कौन पहुंचाएगा? तो फिर तो आपकी जो पूरी सूबाई क़यादत है उसी के किरदार पर सवाल उठ रहा है इस तनकीद से। तो देखें, वजीर आला आपके सामने कई दफा मुलाकात करने के लिए गए, उन्हें नहीं मिलने दिया गया, उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया, ठीक है। सियासी बातें होती हैं, जो ग्राउंड पे जो लोग चीजें देख रहे होते हैं, चला रहे होते हैं सिस्टम को, वो बेहतर तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं, उन्हें नहीं मिलने दिया गया। कई दफा ऐसा हुआ और कई दफ़ा मिलने भी दिया गया है, लेकिन वो नहीं मिल पाते। लेकिन उनके जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, वो मिलने में कामयाब हो जाते हैं। तो आपने क्या पार्टी में सवाल किया इस पर? क्या उनके नहीं, जनरल्स के जो तर्जुमान है वो मिल जाते हैं आराम से उनसे। ठीक है, तो आपने पार्टी में भी इस पर सवाल किया है? बिल्कुल किया है और करते रहेंगे, हमेशा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, आपने खुद इख्तलाफ का जिक्र किया है, इस कदर शदीद इख्तलाफात हैं और आप कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात भी बहुत ज़्यादा हैं और बात भी पूरी नहीं पहुंचाई जाती, पार्टी के अपने रहनुमाओं की तरफ से बात बानी पीटीआई तक नहीं पहुंचाई जाती। ऐसे में खुरम ज़ीशान साहब, ये तहरीक कैसे शुरू हो सकेगी? खैबर पख्तूनख्वा तो गढ़ है तहरीक इंसाफ का, वहाँ तो हुकूमत है तहरीक इंसाफ के पास। जी, तहरीक शुरू होगी नहीं, तहरीक शुरू हो चुकी है। और मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करूं तो वहां पर ग्राउंड पे भरपूर एक्टिविटी हो रही है, और आपको इंशाल्लाह 5 अगस्त को एक लोगों का एक तूफान नजर आएगा पूरे पाकिस्तान में। मैं तो केपी के हवाले से मुस्तनद आपको ये बात बता रहा हूँ, ग्राउंड पे होते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। और इंशाल्लाह सिंध आपके सामने है, वहां पर भी चल रहा है, बलूचिस्तान में भी चल रहा है, पंजाब में फिस्तायत बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी बहन आलिया हमजा लोगों को जिस तरह से निकाल रही है, इंशाल्लाह तहरीक भी चलेगी। और एक मैंने पहले भी आपको भी बात कर दी है कि बाकी चीजों पर जमहूरी पार्टी है, इख्तिलाफ राय भी होता है, बहुत सारी चीजों पर हम आपस में इख्तिलाफ भी करेंगे, इत्तेफाक भी करेंगे, लेकिन जहां पर बात नजरिए की आ जाएगी, जहां पर बात खान साहब पे आ जाएगी, वहां पे सब एक है, तो इस पे कोई दो राय है ही नहीं। खुरम ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग करने का सिलसिला मुसलसल जारी है, खासतौर पर जब से मोदी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है। मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, मुसलमानों को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, नाजायज़ तौर पर मुल्क बदर किया जा रहा है, दहशत गर्दी के झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं।
मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर हमले किए जा रहे हैं और उन्हें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में पीछे धकेलने की मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं, जिनकी तफसीलात हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने लाते रहे हैं। लेकिन भारत में मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों का सिलसिला कई दहाइयों से जारी है और आज इसकी एक बड़ी मिसाल सामने आई। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के तमाम 12 मुसलमान मुलजिमान 19 साल बाद बरी हो गए हैं। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जिससे ये हकीकत सामने आई कि भारत में मुसलमानों को बाकायदा तौर पर इस मुकदमे में फंसाया गया था। ये मुकदमा 19 साल तक चला और इस दौरान एक मुलजिम का अपील के दौरान ही इंतकाल हो गया। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में वेस्टर्न लाइन पर मुख्तलिफ मकामात पर 7 धमाके हुए थे, जिनमें 189 अफराद हलाक और 827 जख्मी हुए थे। 2015 में भारत की खुसूसी अदालत ने इस केस में 12 मुलजिमान को मुजरिम करार देते हुए 5 को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन आज मुंबई ऐसे में कहा गया है कि इस्तग़ासा केस साबित करने में नाकाम रहा। इस्तग़ासा ने जिन सबूतों का सहारा लिया वो सज़ा के लिए काफ़ी नहीं है। इस्तग़ासा के मरकज़ी गवाह भी नाकाबिल एतबार हैं। 4 साल तक गवाह का खामोश रहना और फिर अचानक तमाम मुलजिमान को शनाख्त करना अब नॉर्मल है। जिस तरह शनाख्त परेड करवाई गई उस पर भी सवाल उठते हैं। कुछ गवाहों पर तो जरा ही नहीं की गई। ये मानना मुश्किल है कि इन्हीं मुलजिमान ने जुर्म किया था। वकलाए सफाई की ये दलील मंजूर की जाती है कि मुलजिमों पर तशद्दुद करके इकबाल जुर्म करवाया गया, इसलिए सज़ा कलअदम की जाती है। इस हवाले से भारतीय न्यूज़ वेबसाइट दी वायर ने लिखा है कि इस फैसले के आने में 19 साल लगे और इस दौरान उन 12 अफराद को मुसलसल जेल में रखा गया। इनमें से सिर्फ वाहिद शेख को 2015 में बरी किया गया था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई सबूत न होने पर उन्हें रिहा कर दिया था, मगर वो भी 9 साल तक जेल में रह चुके थे। दीवार के मुताबिक 667 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुलजिमान के एतराफ़ी बयानात झूठे और नामुकम्मल पाए गए और इनमें कई हिस्से एक दूसरे से नकलशुदा लगते थे। अदालत ने यह भी तस्लीम किया कि इन अफराद पर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद करके एतराफ़ी बयानात लिए गए। दीवार ने लिखा है कि ये बरियत ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठाती है। पुलिस का दावा था कि मुलजिमान ने प्रेशर कुकर में बम तैयार किए और उन्हें शाम के वक्त भीड़ वाली ट्रेनों में रखा। उस वक्त रियासत में कांग्रेस की हुकूमत थी और उसी हुकूमत ने फौरी तौर पर तफ्तीश ATS के हवाले कर दी थी। इसी अरसे में ATS के तहत 2006 के मालेगांव जैसे कई केसेस में मुसलमानों को गलत तौर पर मुलविस किए जाने पर सवालात उठे थे। मालेगांव केस में बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने हाथ में लेते हुए कार्रवाई की और तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि हमले के पीछे हिंदू इंतहा पसंदों का हाथ था। मुंबई ट्रेन हमला केस में 5 अफराद को फांसी की सज़ा और 7 को उम्र कैद दी गई। इनमें से एक कमाल अंसारी 2021 में जेल में फौत हो गए। किसी भी शख्स को 19 साल तक जमानत नहीं दी गई, यहाँ तक कि कोरोना या किसी करीबी रिश्तेदार की मौत पर भी नहीं। अब हाई कोर्ट ने इन सब को PR बॉन्ड पर रिहा करने का हुक्म दिया है, यानी किसी माली जमानत के बगैर रिहाई दे दी गई है। दीवार ने अपने गुज़श्ता माह की एक रिपोर्ट का हवाला देकर लिखा कि उन ख़ानदानों को जिनके अफराद जेल में थे मुसलसल हरासा किया जाता रहा। वाहिद शेख जो गिरफ्तारी के वक्त एक स्कूल टीचर थे, 2015 में रिहाई के बाद सरगर्म समाजी कारकुन बन गए। उन्होंने इनोसेंस नेटवर्क बनाया और बाकी 12 अफराद की रिहाई के लिए मुहिम चलाई। उन्होंने जेल की ज़िंदगी पर किताबें लिखी, भारतीय जेल निज़ाम पर तहकीक की और इसी मौजू पर हाल ही में PhD मुकम्मल की। इस केस में जमीयत उलमा हिंद ने भी भरपूर कानूनी ताउन फराहम किया। भारत के कई मशहूर वकला ने यह केस लड़ा। ATS ने दावा किया कि ये अफराद लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखते थे और साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई थी। पुलिस कमिश्नर AN रॉय ने कहा था कि 2 कश्मीरी नौजवानों ने मुंबई के बाज़ार से प्रेशर कुकर ख़रीदे थे जो धमाकों में इस्तेमाल हुए, मगर ये प्रेशर कुकर थ्योरी बाद में चार्जशीट से गायब हो गई। फिर 8 साल बाद इसे दोबारा शामिल कर दिया गया, लेकिन वकला ने अदालत में इस कहानी की कमज़ोरियाँ वाज़ेह कर दी। 2 दुकानदारों के बयानात जिन्होंने कुकर बेचे थे, पुलिस ने काबिल एतबार ना मानकर मुकदमे से निकाल दिए, जबकि उनकी गवाही अहम थी। वकला ने कहा कि जब अली और फैसल को गिरफ्तार किया उसके बाद ही प्रेशर कुकर की कहानी घड़ी गई। वकला ने यह भी कहा कि कानून के तहत किसी कार्रवाई के आगाज़ से पहले एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस की बाकायदा मंजूरी ज़रूरी होती है, लेकिन जिस अफसर ने मंजूरी दी वो गवाही के लिए अदालत में पेश ही नहीं हुए। मुजम्मिल और ज़मीर नामी मुलजिमान की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने बताया कि किस तरह ज़बरदस्ती एतराफ़ी बयानात लिए गए। कानून के तहत पुलिस के सामने एतराफ़ी बयान अदालत में काबिल कबूल होता है, जिससे मुलजिमान की पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो गई थी। वकील के मुताबिक ये पूरा मुकदमा एक मीडिया ट्रायल बन चुका था, जहां मीडिया और पुलिस ने मुलजिमान को मुजरिम बनाकर पेश किया। इन अफराद ने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल जेल में गुजार दिए। पुलिस का रवैया ये होता है कि पहले किसी को मुजरिम मान लो, फिर सबूत ढूंढो। दीवार के मुताबिक ये फैसला सिर्फ इस बात को जाहिर नहीं करता
कि 12 अफराद ने 19 साल नाहक जेल काटी, बल्कि ये भी दिखाता है कि 2006 के बम धमाकों में मारे जाने वाले 189 अफराद के लवाहिकीन आज भी नहीं जानते कि असल मुजरिम कौन था। रियासती पुलिस और तहकीकाती इदारों को अब इसका जवाब देना होगा। आज बरी होने वाले साजिद अंसारी ने फैसला आने के बाद कहा कि पुलिस ने हम पर झूठा मुकदमा बनाया, गिरफ्तार किए गए तमाम 13 अफराद बेकसूर हैं। शुरू से ही हमारा ये कहना है कि हम बेगुनाह हैं, पुलिस ने हम लोगों को झूठा फंसाया। सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जितने हम लोग इसमें थे 13 के 13 उन लोगों को झूठा फंसाया। ATS ने जो गढ़ा है वो झूठ गढ़े था, यहाँ तक कन्फेशन भी गढ़े गए, हमको टॉर्चर कर करके जो है वो सब लिया गया। और झूठे इनके जो विटनेसेस थे, जो इनके पुलिस के नॉर्मल विटनेसेस होते थे, वो विटनेस का सहारा लेके जो हम लोग कन्विक्शन दिला है। हाईकोर्ट के सामने ये बात आ चुकी है और उन्होंने हमारी बेगुनाह पद में मुहर लगा दी कि हम बेगुनाह। एक दिन में अगर कोई कैद में रहता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे 19 साल गए और उसके साथ में मेरे घर वालों ने, मेरे बीवी बच्चों ने जो झेला है वो बहुत ही खतरनाक है। एक जो विटनेस लेकर आए थे 2-2, 3-3 केसेस के अंदर, 4-4 केसेस के अंदर वो लोग इस्तेमाल हो चुके। आई विटनेसेस का ये हाल है कि बड़े बड़े जो केसेस है 2003 ब्लास्ट केस, उसके अंदर भी जो यूज़ किए लोगों ने वो यहाँ पर आके यूज़ किए हमारे केस के अंदर। इसके अलावा भी और बहुत सारे केस रिकवरी के लिए जो पंच विटनेसेस हैं वो सब इन्होंने अपने रेगुलर पंच विटनेस यूज़ किए ताकि इनकी जो थ्योरी उसको प्रूव कर सकें। मुंबई ट्रेन हमले के मुकदमे में 12 मुसलमानों की 19 साल बाद बरियत सिर्फ एक अदालती गलती की इस्लाह नहीं बल्कि वाक़या भारत में मुसलमानों के साथ रियासती सलूक, अदालती रवैये और मीडिया के किरदार की हकीकी तस्वीर भी पेश करता है। मुसलमानों को जाली मुकदमात में फंसाने और दहशतगर्दी जैसे संगीन जराइम में उन्हें तहकीकात के बगैर ही शामिल कर देने का ये सिलसिला बहुत पुराना है। 18 फरवरी 2007 को होने वाले समझौता एक्सप्रेस हमले का इल्ज़ाम भी इब्तदा में फौरी तौर पर मुस्लिम नौजवानों पर लगाया गया, लेकिन बाद में तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि हमले के पीछे हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता अफराद शामिल थे। मगर मार्च 2019 में अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को सबूतों की कमी के नाम पर बरी कर दिया और इस बरीयत पर शदीद तनकीद हुई थी। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कैद भारतीय मुसलमानों को तवील अदालती जंग के बाद रिहाई मिल गई है। मुंबई ट्रेन हमला केस में 12 बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई भारत के अदालती और तफ्तीशी निज़ाम की खामियों को सामने लाती है और मीडिया की जानबदारी को भी बेनकाब करती है, जो मुसलमानों को बगैर किसी तफ्तीश और सबूत के फ़ौरन मुजरिम करार दे देता है। इस जैसे वाक़यात इस सच्चाई को सामने लाते हैं कि भारत में मुसलमान अक्सर कौमी सलामती के नाम पर कुर्बानी का बकरा बनाए जाते हैं। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में अभी बात गजा में ना रुकने वाली बर्बरियत की। गजा में इस्राएली जारहियत की वजह से इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया है। पूरी पट्टी में खुराक की शदीद किल्लत है और गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान कम अज़ कम 19 अफराद भूख की वजह से मारे गए हैं। इस सारी सूरत हाल में इस्राएली फोर्सेज न सिर्फ पूरे गजा में बमबारी कर रही हैं बल्कि वो खुराक की तकसीम के मराकज़ पर भी फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इस्राएली फोर्सेज ने आज गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों के दौरान कम अज़ कम 27 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिनमें गजा सिटी के एक इलाके में पानी साफ़ करने के एक प्लांट पर बमबारी भी शामिल है, जहां पानी के लिए खड़े 5 अफराद शहीद हो गए। ऐसे में 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मजमूई तौर पर शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि इस अरसे में 1,42,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं और लाखों फ़लस्तीनी इसराइली फोर्सेस की बिला तफरीक कार्रवाइयों की वजह से बेघर हैं। इसी तरह इतवार को इसराइली फोर्सेस ने सेंट्रल गाज़ा के कई इलाकों को खाली करने का नया हुक्म दे दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने सेंट्रल गाज़ा के फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर जनूब में अल-मवासी मुंतकिल होने का हुक्म दिया। हालांकि इसराइली खुद अल-मवासी को महफूज इलाका करार देने के बावजूद कई बार इस पर हमले कर चुका है। इतवार को इसराइली अफवाज की जानिब से देरुल बला में हज़ारों पम्फलेट तकसीम किए गए, जिनमें खैमों में मुकीम बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों को हिदायत दी गई कि वो शहर के कई गुंजानाबाद इलाकों से फ़ौरन निकल जाएँ। वाज़ेह रहे कि इसराइली फोर्सेस की नई वार्निंग ऐसे वक्त में आई है जब इतवार को ही इसराइली अफवाज ने गाज़ा भर में कम अज़ कम 115 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था, जिनमें से 92 अफराद को शुमाली गाज़ा में उस वक्त गोली मारकर कत्ल किया गया जब वो खुराक हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। खुराक की तकसीम के मराकज़ पर कल होने वाले हमलों को हालिया दिनों के सबसे शदीद हमलों में से एक करार दिया जा रहा है। BBC ने खुराक की तकसीम के मराकज़ पर होने वाली इसराइली फायरिंग और सेंट्रल गाज़ा में इनखला के नए अहकामात पर एक रिपोर्ट तैयार की है।
शुमाली गजा के ख़तरनाक और वीरान इलाके से ये कमज़ोर और भूखे लोग अपने ख़ानदानों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से आटा हासिल करके कामयाबी के एहसास के साथ वापस लौट रहे हैं। एक शख्स कहता है कि दुनिया को बताओ, हमने ये आटा अपनी जानों और अपने खून की कुर्बानी देकर हासिल किया है। लेकिन इस दौरान दर्जनों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और इससे भी ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हालत में गजा सिटी के एक अस्पताल मुंतकिल किए गए, जहां पहले से ही तिब्बी सहूलियात की शदीद किल्लत है। डॉक्टरों ने इन हालात को तबाहकुन मनाजिर करार दिया। यानी शाहिदीन ने बताया कि वहां इसराइली फ़ौज ने फायरिंग कर दी थी। ये शख्स कहता है कि हमने ट्रकों को आते देखा और हम उनकी तरफ बढ़े तो उन्होंने गोलियाँ चलाना शुरू कर दी। हमने ऐसे में अपने हाथ ऊपर उठा रखे थे और हम भागते हुए ये कह रहे थे कि हम निहत्ते और पुरअमन हैं, फिर भी उन्होंने हम पर गोलियां चलाईं। इस ताज़ा तरीन खूनरेज़ी को अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार में शामिल करने के बाद गुज़श्ता 2 माह के दौरान इमदाद के इंतज़ार में मारे जाने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद तकरीबन 1000 हो गई है। इसराइली फ़ौज ने हालिया वाक़े पर कहा है कि उसके फ़ौजियों ने एक बड़े हुजूम से ख़तरा महसूस किया और वार्निंग के तौर पर फायरिंग की। दूसरी जानिब जनूब में देर अल-बलाह शहर के गिर्द इसराइली फ़ौज की जानिब से नए इनखला के अहकामात ने हज़ारों फ़लस्तीनियों में खौफ व हरास फैला दिया है और जल्द ही लोग यहाँ से निकलने लगे, इस खौफ से कि इसराइली ज़मीनी फ़ौज पहली बार इस इलाके में दाखिल होने की तैयारी कर रही है। ये खातून कह रही है कि उन्होंने यहाँ पैम्फलेट फेंके और हमें ये भी नहीं मालूम कि जाना कहाँ है। हमारे पास ना पनाह की जगह है ना कुछ और। खाली बर्तन और थालियाँ उठाए गजा के शहरी दुनिया को अपनी फरियाद सुनाना चाहते हैं। इनमें से अक्सर बेघर हैं और उन्हें दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब हो रहा है। उनका कहना है कि ग़िज़ाई क़िल्लत बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो, सरहदें खुलें और फ़लस्तीनी अवाम आम जिंदगी गुजार सकें। हमें सिर्फ खाना और पानी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इमदादी सामान नहायत महदूद है और लाखों लोगों की उम्मीद के बावजूद इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर होने वाली बिलवास्ता बातचीत में भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसके अलावा आज इसराइल ने यमन के मगरबी शहर अल-हुदैदा में हुसी बागियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते इसराइल ने शाम में भी फ़ज़ाई हमले किए थे और इन हमलों में उसने जनूबी शाम के शहर सोएदा में शाम की सरकारी फोर्सेस को निशाना बनाने के साथ साथ शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बमबारी भी की थी, जिसमें शाम के वज़ारत दिफा को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। इसराइल ने इन हमलों से मुताल्लिक़ दावा किया था कि वो ये हमले शाम में दरूज़ कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा है, जिनकी शाम के बदू कबाइल से झड़पें हो रही हैं। इसराइल के इन हमलों पर आलमी बरादरी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जबकि इसराइली अपोजिशन लीडर ने इन हमलों पर तनकीद करते हुए इन्हें गैर ज़रूरी और जल्दबाजी पर मबनी करार दिया था। सिर्फ यही नहीं, अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि शाम पर हमलों और नेतन्याहू के रवैये पर उनके अहम तरीन इत्तेहादी अमरीकी सदर ट्रंप की इंतज़ामिया के कई अरकान भी उनसे तंग हैं। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।